मेरा नाम स्वदेश पाल गुप्ता। हम लोग महाजन कहलाते हैं। 90% हमारी आबादी के लोग महाजन ही रहे हैं। मेरा जन्म मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, वो POK में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। 15 अगस्त जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसमें देश का विभाजन हुआ और सारे देश के लोग जो पश्चिमी पाकिस्तान में रहते थे, वो आबादी के तबादले के कारण हिंदू आबादी ज़्यादातर भारत में आने को बाध्य हुई। लेकिन मीरपुर डिस्ट्रिक्ट महाराजा जम्मू कश्मीर की रियासत होने के कारण मीरपुर में लोग ये सोचते रहे कि राजा की स्टेट है, हिंदू राजा है और बड़ा शौर्यवान राजा है और धार्मिक और राष्ट्रवादी है। उसका विलय जम्मू कश्मीर का भारत के साथ ही होगा और राजा इंडिपेंडेंट भी रहता है तो हिंदू स्टेट रहेगी। ये सोचकर लोग निश्चिंत थे। 15 अगस्त 1947 में विभाजन के समय वहाँ के लोग आराम से वहाँ निश्चिंत होकर रह रहे थे। हम लोग निश्चिंत थे कि भारत सरकार अब आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान हिंदुस्तान बना है, हम भारत के साथ ही है। लेकिन समय बीतता गया। जम्मू कश्मीर के अंदर मीरपुर डिस्ट्रिक्ट और मुजफ्फराबाद ये नवंबर तक ये भारत के साथ ही रहे। तब तक कोई संकट हमारे ऊपर नहीं था। लेकिन नवंबर मास के अंदर अचानक लगा कबायली नाम के मुसलमान और जो मिलिट्री के सैनिक थे, एक आम आदमी के वेश के अंदर मिलिट्री के सैनिक, उन्होंने मीरपुर पर आक्रमण कर दिया और उनकी सहायता मीरपुर के आसपास बसे हुए गांव के जो ही मुसलमान आबादी के लोग थे, उनको सब पता था कैसा है, किसका नुकसान कैसा है। पिताजी का कोल माइंस का कॉन्ट्रैक्ट था। कोटरी के अंदर जो कोल माइंस निकलते हैं, 2 ट्रक थे जिनके माध्यम से सरकारी सप्लाई होती थी। 2 ईंटों के भट्ठे थे। इस प्रकार का व्यापार हमारे पिताजी का था और मेरे चाचाओं का, 2 चाचा और एक ताऊ, उनका स्टेशनरी का व्यवसाय था, होलसेल। आसपास के डिस्ट्रिक्ट, तहसीलें, उनके व्यापारी लोग मीरपुर से सामान लेने आते थे। हमें कोई खबर नहीं थी, हम निश्चिंत बैठे हुए थे। एक महाराजा की टुकड़ी भी मीरपुर में व्यवस्थित थी, मिलिट्री की सेना की टुकड़ी। हमें लगता था वो हमारी रक्षा करेगी। इस प्रकार और तहसीलों में भी महाराजा की टुकड़ियां थी जो उन तहसीलों की रक्षा के लिए तैनात थी। और हमें आशा थी आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार सेना भेजेगी और मीरपुर को पाकिस्तान के हाथों में नहीं जाने देगी। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था कि नेहरू एक जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति होने के कारण जब तक महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन के ऊपर पूर्व विलय के कश्मीर के साइन नहीं कर दिए, तब तक उन्होंने मीरपुर, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में सेना नहीं भेजी। पाकिस्तान की फौजें
जम्मू कश्मीर में एंटर कर गए। पूरा जम्मू कश्मीर उनके हाथों में आ चुका था। महाराजा के साइन करने से पहले हवाई अड्डे तक वो पाकिस्तान के सेनाएं पहुंच चुकी थी और उसके समय महाराजा को समझाया गया, कुछ लोग बीच में पड़े और साइन उनको करना पड़ा। मैं बताता हूँ 29 नवंबर 1947 मीरपुर को फॉल डे मानते हैं। मीरपुर पर आक्रमण हो गया। 5 दिन पाकिस्तान की जो सैनिक सिविलियन वेश में कबायली नाम के मीरपुर को घेर लिया उन्होंने 5 दिन तक, और घेर कर शहर को मैदानी इलाके में फैलकर 24 घंटे गोलियां चलाते रहे 5 दिन तक। मीरपुर 5 दिन तक एक छावनी के रूप में मिलिट्री पाकिस्तान के सेना के कब्जे में रहा। 8 साल का बालक होने के बाद भी जैसे खेल तमाशा देखने आदमी फुलझड़ियां चल रही है ऐसा देखने के लिए छत पर हम चढ़ जाते थे, वो देखते थे गोलियां बरस रही है। मैं ये समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। कर्फ्यू नाम का शब्द भी उस समय मैंने 7 वर्ष की आयु में सुना। हमारी गली के अंदर जिसमें हम रहते थे, मार्च पास करते हुए मिलिट्री के सैनिक टुकड़ी दिन भर गुजरती रहती थी और लोगों को सचेत करती थी अपने घर में आप आराम से बैठिए, हम रक्षा करने के लिए आपके पास हैं। और लेकिन अंत में जब 5 दिन तक लगातार मीरपुर शहर को कबायलियों ने घेर कर गोलियां चलाई, उसके बाद सेना की टुकड़ी के पास भी असला खत्म हो चुका था और हिम्मत भी टूट चुकी थी, इसलिए वो प्लान कर गई। छोटी सी टुकड़ी थी। तब तक नवंबर तक भारत की सेना ने मीरपुर तक सैनिक नहीं भेजे। हवाई जहाज से भेज सकते थे, नहीं भेजे। उसके कारण मीरपुर के अंदर लगा कि अब 29 नवंबर को शहर के अंदर पाकिस्तान के सैनिक प्रवेश कर गए। प्रवेश जैसे ही किया, पता लगा लोगों के पाकिस्तान के सैनिक शहर के अंदर आ चुके हैं और अब हमारा जो टुकड़ी राजा की थी वो प्लान कर गई है। लोग घबरा गए और सबने निर्णय करके एक दूसरे को सूचना देते हुए कहा कि गुरुद्वारे में इकट्ठे हो जाओ। शहर का गुरुद्वारा बहुत बड़ा प्रतिष्ठित था, आर्य समाज भी बहुत बड़ा। लोग सारे शहर के लोग घरों से निकलकर गुरुद्वारे की ओर बढ़े, लेकिन गुरुद्वारे तक पहुंचते लोगों को लगा के पाकिस्तानी फौज अंदर घुस आई है और घरों के ऊपर लूटपाट शुरू हो चुकी है। और जो आसपास के गांव के लोग थे वो उनको गाइड करते हुए शहर के अंदर प्रवेश करवा दिया। और इस प्रकार से उस दिन को 29 तारीख को नवंबर को हम मीरपुर फॉल डे करके और बलिदान दिवस के रूप में, स्मृति दिवस के रूप में आज तक 29 नवंबर को मीरपुर के लोग पालन करते आ रहे हैं। और शहीदों की स्मृति में जो समय नहीं आ पाए भारतवर्ष में, 20,000 आबादी के शहर में 5,000 संख्या में लोग बचकर आए। बाकी लोग कहाँ गए, कितने मरे, कितनी औरतों ने कुएं में छलांगे मारी, कितने उनके मर्दों ने अपने औरतों को गोली से उड़ाया और उनकी इज्जत बचाने के लिए औरतों की इस प्रकार की, और कितने पकड़े गए। और जैसे भेड़ बकरियों को बांधा जाता है ऐसे मुसलमानों ने उनको घेर कर रखा। मेरा परिवार 7 जनों का परिवार, जिसमें भाइयों में 3 भाइयों में मैं छोटा, माता पिता के साथ मेरी एक छोटी बहन, ऐसे 7 का परिवार। वो भी घर से निकलकर गुरुद्वारे की ओर चल पड़ा था।
पिताजी घर से निकले नहीं। उन्होंने कहा मेरे पास रिवॉल्वर है, हमारा पक्का मकान है, पक्का दरवाजा है, लोहे के कील लगे हुए हैं, कैसे तोड़कर अंदर आएंगे? हम ऊपर से तेजाब की बोतलें फेंकेंगे, रखी हुई थी, कढ़ाई के अंदर तेल गरम गरम रखा हुआ था। उन्होंने कहा मरेंगे, पकड़े जाएंगे तो 10-5 को मार कर मरेंगे। इस प्रकार का पिताजी ने संकल्प ले लिया था, निकल रहे थे। फिर 1-2 रिश्तेदारों को पता लगा कि मेरे पिताजी नहीं निकल रहे, वो उनको डांट कर जबरदस्ती उनको घर से निकाला और कहा तुम चलो, क्या कर रहे हो तुम, निकलो यहाँ से। तो इस प्रकार से मेरे पिताजी भी निकले और हमारे साथ का परिवार, उनमें मैं भाइयों में छोटा होने के कारण बुआ के जो नजदीक ही रहती थी, विधवा थी, उसी ने बचपन में मुझे पाला पोसा। 7 साल की उम्र तक मेरी उंगली पकड़कर पलायन करते समय, मेरे को छोड़ते समय मैं उसके साथ ही था। और हम कहाँ जा रहे हैं कि कहाँ जाना है किसी को कुछ पता नहीं। जिसको रास्ता जो मिला मीरपुर से निकलने का, वो उस दिशा में बढ़ चला। और मुझे याद है कि मैं एक ऐसे काफिले में था जिसमें एक पहाड़ी चढ़ते थे, एक उतरते थे, और 3 दिन तक लगातार बिना खाए पिए एक पहाड़ी के ऊपर चढ़कर जब उतरते थे, वहाँ खड्ड का जो पानी होता था वो पीकर फिर आगे बढ़ जाता। इस प्रकार से हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। और बाकी जो टुकड़ियाँ मीरपुर के काफिले की थी, मीरपुर छोड़ चुकी थी, अलग अलग रास्तों से अलग अलग दिशाओं में भारत मीरपुर को छोड़ रही थी। और छोड़ते समय कौन किस मुसलमानों के ग्रुप के अंदर मिलिट्री के काबू आया, इसके घर में मिलिट्री घुसी। 5000 जो बचकर आए हैं सारे पहने हुए कपड़ों के आए। एक आदमी भी शायद अंगूठी कोई गले का हार गले में पड़ा हो, लेकिन बिना सामान के, बिना कुछ दिए हुए आए। पहाड़ी चढ़ते हुए मुझे याद है, अपने जूते भी जो मेरे 7 साल की उम्र के थे, पहाड़ी के ऊपर फिसल ना जाए पत्थरों के कारण, वो भी उतार कर फेंक। और पहाड़ी की झाड़ियों के कारण रात को चांदनी रात में हम सोते थे, वहीं लेट जाते थे, कब सोए का पता नहीं लगता था। और सारे कपड़े हमारे फटते जा रहे थे। साथ में एक ऐसा पड़ाव आया जहाँ भारतीय सेना की टुकड़ी, जिसको आदेश आगे नहीं था या राजा की टुकड़ी होगी वो, उस कैंप में हम पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जितने लोग उस समय उनके पास बचकर आए, उन्होंने अपने टेंटों के अंदर, अपने कमलों में हमारे लोगों को, परिवारों को जगह दी, कमरों में शरण दी, खाने पीने की व्यवस्था की। हमारे परिवार के लोग या जो भी हमारी टुकड़ी में थे, वो सब लोग मिलिट्री की शरण में वहाँ पहुँच गए और सुरक्षित हो गए। और उसके बाद फिर मिलिट्री ने अगले दिन हमें जम्मू पहुँचाया। और हमारा परिवार जो था, मैं 3 मिलिट्री के उस कैंप में ही अपने माँ के परिवार को मिल पाया। 3 दिन के बाद मुझे मेरे माता पिता कहाँ हैं, भाई बहन कहाँ हैं, कोई पता नहीं। हर व्यक्ति मीरपुर को भूलता नहीं। मीरपुर आज उस शक्ल में आज है ही नहीं, क्योंकि मंगला डैम बनने के कारण मीरपुर उसके अंदर समा गया। पूरा पुराना मीरपुर जिसमें हम पैदा हुए रहे, सारे लोग रहे, पूरा शहर का शहर आज जलमग्न होकर मंगला डैम में चला गया है। मिलिट्री मीरपुर के साथ, पीओके के साथ
आज भी हमारे लोगों का झुकाव है। हमारी जैसी उम्र के लोग जिनकी उम्र खत्म हो रही है, उनकी भी इच्छा है, हमारे जैसे लोगों की, कि हम मीरपुर जाएं और हमारे आने वाली संतानें वहाँ ज़मीन खरीदें और मकान बनाएं मीरपुर के अंदर।